Good morning to all students. So today we are going to discuss about endocrinology part 3. So in the last two parts we have discussed about the general introduction of endocrinology, including definition of endocrinology, then what is a gland, then the types of gland, endocrine gland and the exocrine gland. Then we have focused on the endocrine gland. Then we have discussed in the endocrine gland that they are the ductless glands. हम पार्ट 3 को कंटिन्यू करने से पहले रिकॉल करेंगे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या डिस्कस किया था. ओके, सो हमने बात की थी कि एंडोक्राइन ग्लैंड में कुछ सेल्स होते हैं अलोंग विद द न्यूक्लियर, जिनको हम एंडोक्राइनल सेल्स बोलते हैं, और कैपिलरी भी होती है इनके पास में. एंड दीज एंडोक्राइनल ग्लैंड्स दे हैव अबंडेंट वैस्कुलेचर रनिंग थ्रू देम. फिर हमने बात की थी कि एंडोक्राइनल ग्लैंड के अंदर क्या होता है, सेक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट को. तो जो भी मॉलिक्यूलर प्रोडक्ट जो सिंथेसाइज होता है एंडोक्राइन ग्लैंड में, that gets accumulate in the secretory vesicles. और सही टाइम आने पर ये जो वेसिकल्स होते हैं, secretory vesicles, ये मर्ज हो जाते हैं with the surface membrane of the gland and release their contents. अब क्योंकि कैपिलरी बहुत क्लोज होती है इनके, तो सारे कंटेंट्स सीधे ब्लड में रिलीज होते हैं. सो एंडोक्राइनल प्रोडक्ट्स गोज डायरेक्टली इनटू द ब्लड, और वहां से ब्लड कैन सर्कुलेट ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन. अब जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं वो क्या है, ऑब्वियसली हार्मोन है. एंड जस्ट इमेजिन दैट प्रोडक्ट इज स्मॉल राउंड शेप हार्मोन, राइट, दैट इज सर्कुलेटिंग इन द ब्लड. दैट पर्टिकुलर हार्मोन इज राउंड शेप, दैट मींस मॉलिक्यूल. फिर हमने बात की थी दैट डिफरेंट एंडोक्राइनल हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट ग्लैंड्स, दे हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर शेप्स. फिर हमने बात करी थी कि नर्वस सिस्टम के अंदर जो मैसेजेस ट्रांसमिट होते हैं बॉडी के अंदर, वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं, वाया एंडोक्राइनल हार्मोन्स. सो इन नर्वस सिस्टम द मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड अराउंड द बॉडी वाया एंडोक्राइनल हार्मोन्स. सो दीज हार्मोन्स दे आर बेसिकली सर्कुलेटिंग अराउंड द बॉडी, क्योंकि मैसेज कैसे ट्रांसमिट हो रहे हैं, थ्रू एंडोक्राइन हार्मोन्स. तो ये हार्मोन्स जो है सर्कुलेट हो रहे हैं बॉडी के अंदर, एंड देन जब ये सर्कुलेट हो रहे हैं बॉडी के अंदर, देन दे कम अक्रॉस द सेल. एक सेल के पास में ही आते हैं, सर्कुलेट होते 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 बॉडी के अंदर ये एक सेल के पास में आते हैं जिसका होता है रिसेप्टर स्क्वायर. अब अगर स्क्वायर रिसेप्टर है तो वो जो हार्मोन है वो उसमें फिट नहीं होगा, वो सर्कुलेट हो जाएगा या फ्लोट हो जाएगा. फिर ये हार्मोन और सर्कुलेट होता है बॉडी के अंदर, फिर ये दूसरे सेल के पास आता है जिसका रिसेप्टर कैसा होता है, ट्राइंगुलर शेप. उसमें भी ये राउंड शेप मॉलिक्यूल, राउंड शेप हार्मोन फिट नहीं होगा, ये फ्लोट हो जाएगा और उसको पास कर जाएगा. फाइनली फिर ये जो सर्कुलेट होता होता एक सेल के पास आता है जिसका होता है क्लियर राउंड शेप रिसेप्टर, जिसको हम बोलते हैं रिसेप्टर प्रोटीन. द होल वेयर हार्मोन गेट्स फिट, क्योंकि उसका सर्कुलर ही होता है, तो वहां पे आके वो फिट हो जाता है हार्मोन, राउंड शेप हार्मोन वहां पे आके फिट हो जाता है. उस साइड को हम बोलते हैं रिसेप्टर साइड या रिसेप्टर प्रोटीन. इस कॉन्टेक्स्ट में हमने बात की थी कि हार्मोन तो है जो की है, और रिसेप्टर इज द लॉक, क्योंकि की लॉक में फिट हो रही है. दैट की फिट्स इनटू द lock, or hormone is the signal as a signal molecule fits into the receptor site, receptor protein. तो ये हमने बात की थी कि ये इसका टारगेट सेल है. टारगेट सेल क्या था, पार्ट ऑफ द टारगेट टिश्यू, राइट. अब आज के लेक्चर में हम बात करेंगे पार्ट 3 में, वो हम कंटिन्यू करते हैं. सो लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक पार्ट 3 ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी. अभी तक हमने बात करी लॉक एंड की फिनोमिना तक. अब नेक्स्ट पार्ट में मैंने ड्रॉ किया है एक रिसेप्टर मॉलिक्यूल. इस इमेज में आप लोग क्लियरली देख पा रहे हैं, दिस इज डायग्राम ऑफ द रिसेप्टर मॉलिक्यूल. सो आई हैव ड्रॉन द रिसेप्टर मॉलिक्यूल ऑन द आउटसाइड ऑफ द सेल. यहाँ पे ये सेल के बाहर है, ये सेल है, ये सेल के बाहर है. सो आई हैव ड्रॉन द रिसेप्टर मॉलिक्यूल ऑन द आउटसाइड ऑफ द सेल. लेकिन कुछ जगह पे कभी कभी ये जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल होता है ये सेल के अंदर होता है. नेक्स्ट इमेज में हम फोकस करेंगे. Sometimes the receptor molecule is inside the cell. कई बार receptor molecule सेल के अंदर होता है. नेक्स्ट इमेज हम देखते हैं. here is your diagram. यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं receptor molecule is inside the cell. लास्ट वाली इमेज में हमने देखा था receptor molecule outside the cell. ये है receptor molecule inside the cell, ये ब्लू कलर से, जिसको हम बोलते हैं intracellular receptor. intracellular receptor. कई बार क्या होता है, जो हार्मोन्स होते हैं लाइक स्टेरॉइड्स जो होते हैं, और या फिर थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं, इन दैट केस रिसेप्टर इज इनसाइड द सेल. जो हार्मोन्स होते हैं लाइक स्टेरॉइड्स होते हैं, थायराइड हार्मोन जो है, उसके अंदर जो रिसेप्टर होता है वो
सेल के अंदर होता है. In that case, the hormone would diffuse into the cell and bind to the intracellular receptor. कभी कभी तो रिसेप्टर सेल के आउटसाइड होता है, कुछ केसेस में रिसेप्टर मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल होता है, जैसे कि थायराइड हार्मोन में रिसेप्टर सेल के अंदर होता है. इन दैट उस केस में क्या होता है, हार्मोन डिफ्यूज हो जाता है सेल के अंदर एंड बाइंड टू द इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर. सेल के अंदर है रिसेप्टर, इसलिए इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर. Later, some hormones called steroids are seen. There is another hormone called thyroid hormone. उस केस के अंदर रिसेप्टर इज इनसाइड द सेल. जो हमने बात करी कि थायराइड हार्मोन के केस में रिसेप्टर सेल के अंदर होता है. इन दैट केस द हार्मोन वुड डिफ्यूज इनटू द सेल. उस केस में हार्मोन जो है वो डिफ्यूज हो जाएगा सेल के अंदर और किससे बाइंड होगा, इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर से. बट स्टिल इट इज सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंडिंग विद द रिसेप्टर मॉलिक्यूल. भले वो इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर से बाइंड हो रहा है, लेकिन फिर भी वो है तो सिग्नल मॉलिक्यूल ही, जो कि बाइंड हो रहा है रिसेप्टर मॉलिक्यूल के साथ. अब एक बार, नाउ वंस द सिग्नल मॉलिक्यूल इज बाउंड इनटू द रिसेप्टर मॉलिक्यूल, एक बार सिग्नल मॉलिक्यूल जो है वो बाइंड हो गया रिसेप्टर मॉलिक्यूल, एक बार जो मॉलिक्यूल है वो बाइंड हो गया रिसेप्टर साइट पे, या एक बार सिग्नल मॉलिक्यूल है वो बाइंड हो गया रिसेप्टर मॉलिक्यूल से, दैट विल ब्रिंग सम एडिशनल चेंजेस इनसाइड द सेल. जैसे ही सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड होगा अपने रिसेप्टर साइट पे, अपने रिसेप्टर मॉलिक्यूल से, उस टाइम पे कुछ एडिशनल चेंजेस होंगे सेल के अंदर. Now, once the signal molecule is bound into receptor molecule, it will bring some additional changes inside the cell. और वो changes कौन से होते हैं, biochemical changes. उन changes को हम बोलते हैं biochemical changes. These changes takes place inside the cell. ये biochemical changes cell के अंदर develop होते हैं. These biochemical changes develop inside the cell, and then specific network of chemicals inside the cell are waiting to come in action. और उस टाइम पे एक पर्टिकुलर नेटवर्क, केमिकल्स का एक नेटवर्क वेट कर रहा होता है कि वो एक्शन के अंदर आए, वो अपने एक्टिविटी में आए. जिस टाइम बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं, उस टाइम पे एक स्पेसिफिक नेटवर्क, पर्टिकुलर नेटवर्क केमिकल्स का वेट कर रहा होता है सेल के अंदर टू कम इन एक्शन. व्हेन सिग्नल मॉलिक्यूल कंबाइंस विद द रिसेप्टर मॉलिक्यूल, अब जब हमने बात करी कि जब सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड होता है रिसेप्टर मॉलिक्यूल के साथ, तो कुछ एडिशनल चेंजेस आते हैं सेल के अंदर, उसको हम बोलते हैं बायोकेमिकल चेंजेस. और जब ये चेंजेस आते हैं, उस टाइम पे एक पर्टिकुलर नेटवर्क केमिकल्स का सेल के अंदर वेट कर रहा होता है टू कम इन एक्शन. अब जब सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड करता है रिसेप्टर मॉलिक्यूल से टू गिव दैट सिग्नल, भाई सिग्नल मॉलिक्यूल कंबाइन किससे हुआ, रिसेप्टर मॉलिक्यूल से. किससे बाइंड हुआ, रिसेप्टर मॉलिक्यूल से. किस लिए बाइंड हुआ, टू गिव दैट सिग्नल, वो सिग्नल देने के लिए बाइंड हुआ. तो जो चेंजेस हो रहे हैं, the changes that occur inside the cell, they are called secondary messenger system, and that brings some physiological changes and the release of endocrine hormone is coordinated. तो जब सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड होता है रिसेप्टर मॉलिक्यूल के साथ, तो कुछ चेंजेस होते हैं सेल के अंदर जिनको हम बोलते हैं सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम, और वो लेकर आते हैं सम फिजियोलॉजिकल चेंजेस, एंड द रिलीज ऑफ एंडोक्राइन हार्मोन इज कोऑर्डिनेटेड. That means the activity of the body cells can also be coordinated. इसका मतलब जो body cells की activity है वो proper coordination में है, वो भी coordinated है. This means the activity of the body cells can also be coordinated. In this context, इस context में हम देखें तो hormone would be called primary messenger system. जो hormone है उसको हम क्या बोलेंगे, primary messenger system. That is taking message from endocrine hormone to the cell. So in this context, hormone that would be called primary messenger system, that is taking messages from the, जो messages transmit कर रहा है from the endocrine hormone to the cell. और जो changes cell के अंदर develop हो रहे हैं, the changes brought inside the cell, they will be called secondary messenger system. तो इस तरह से देखें, हमारे पास दो messenger system है, primary and secondary. We have two messenger system which are coordinating the physiological changes inside the cell and then affect billions of cells at same time to bring about the coordinated activity. So there are two messenger system. कौन कौन से हो गए, प्राइमरी मैसेंजर सिस्टम एंड सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम, जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं सम फिजियोलॉजिकल चेंजेस, जो डेवलप कर रहे हैं सम फिजियोलॉजिकल चेंजेस सेल के अंदर एंड अफेक्ट बिलियंस ऑफ सेल एट सेम टाइम. एक ही टाइम पर बिलियंस ऑफ सेल्स को अफेक्ट कर रहे हैं
and bringing about coordinated activity. This is how endocrine hormones work. So this is the process how endocrine hormones work. Basically, this was the introduction of endocrinology. कैसे endocrine hormones काम करते हैं, how they do work, how their function is coordinated, how their release is coordinated, how the activity of the body cells is coordinated, and how endocrine hormones work. So basically, what we have learned, हम summarize करें इसको तो कि जो endocrine hormones होते हैं, they circulate in the blood and they ignore the किसको इग्नोर, वही सर्कुलेट हो रहे हैं ब्लड के अंदर, सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर, और सर्कुलेट होते 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 ही सेल के पास में आते हैं, तो ये उन सेल्स को तो इग्नोर कर देते हैं. जिस सेल के पास स्क्वायर रिसेप्टर है उसको भी इग्नोर कर देते हैं, और जिस सेल के पास ट्रायंगुलर रिसेप्टर है बेस पे उसको भी ये इग्नोर कर देते हैं. और किस में फिट होते हैं, और इन दोनों के अंदर फिट भी नहीं होते. ये मान रहे हैं ए और बी मान लेते हैं, स्क्वायर और ट्रायंगल, इन दोनों को तो ये इग्नोर कर देते हैं और इनमें फिट भी नहीं होते. बट व्हेन दे फिट इन द राउंड शेप रिसेप्टर, दैट उसमें फिट हो गए. सो देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द हार्मोन एंड द रिसेप्टर. जब ये राउंड शेप रिसेप्टर के अंदर फिट हो गए तो क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया between the hormone and the receptor that triggers the changes inside the cell. So hormone on its own cannot trigger any change inside the cell. Hormone अकेला कोई changes trigger नहीं कर सकता सेल के अंदर. The receptor can trigger changes inside the cell. तो ना ही रिसेप्टर अकेला चेंजेस ट्रिगर कर सकता है सेल के अंदर, ना ही हार्मोन अकेला कर सकता है. जिस तरह से हमें लॉक और की दोनों की जरूरत है, इसी तरह से हमें हार्मोन की भी जरूरत है और रिसेप्टर की भी जरूरत है. इन दोनों की कॉम्बिनेशन से ही सेल के अंदर चेंजेस डेवलप होंगे. दैट इज की कैनॉट ओपन विदाउट लॉक और लॉक कैनॉट ओपन विदाउट की. सो हमें इन दोनों की जरूरत पड़ती है. Then when you have both lock and key, or we can say that when you have both receptor and hormone, the cell knows it's time to come in action. जब hormone receptor का combination perfect है तब सेल को पता होता है कि मुझे कब एक्शन में आना है. and that combination of hormone and receptor और signal and the receptor, जो hormone और receptor के बीच में जो combination होता है उस टाइम पे सेल को पता होता है कि मुझे कब एक्शन में आना है, कब चेंजेस उसमें डेवलप होते हैं. सो बेसिकली इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही सेल के अंदर चेंजेस ट्रिगर होते हैं. So the combination of the hormone and the receptor, they triggered some physiological changes inside the cell. और ये changes हैं and these changes depend upon the type of the cell and the signal molecule, right? So this is how our endocrine hormone work. So different endocrine hormones, different hormones coordinate different ranges of physiological activity in different tissues. इसकी summary ये है कि अलग अलग हॉर्मोन्स दे कोऑर्डिनेट डिफरेंट रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इन डिफरेंट टिश्यू. हर टिश्यू में डिफरेंट डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कोऑर्डिनेट करते हैं. तो अगर हम बात करें, सो द एंडोक्राइन सिस्टम इट नीड्स टू बी कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड. जो एंडोक्राइन सिस्टम है हमारा, दैट नीड्स टू बी कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड. इसको कंट्रोल करना, इसको कोऑर्डिनेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. Therefore, जो एंडोक्राइन सिस्टम है इट नीड्स टू बी कंट्रोल्ड, इट नीड्स टू बी कोऑर्डिनेटेड. और जिसका मेन ऑर्गन है कंट्रोल का और कोऑर्डिनेशन का, वो है ब्रेन. हम ये बात कर रहे हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और जो मेन ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर जिसको कंट्रोल कर सकता है, कोऑर्डिनेट कर सकता है, दैट इज ब्रेन. अगर हम बात करते हैं, देयर आर अप्रॉक्स 100,000 million individual, that is 100,000 individual neurons between 1,000 and 10,000 synaptic interconnections per cell. It's a very complicated organ, coordination of organ. There is a part of bit of hypothalamus. So in the next lecture we will discuss about hypothalamus. Thank you.